किस तरह का घटनाक्रम रहा और क्या स्थिति रहती है? सर, अभी जो हादसा हुआ उसमें पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई जब आपने ये सुना? सबसे बड़ी बात तो है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यवश इतने लोगों की जान गई यहाँ पर। और सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड, इतना आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एयरक्राफ्ट में ऐसा, क्योंकि इस विमान के अंदर मैंने भी कई डोमेस्टिक और घरेलू उड़ानों की है इस जहाज के अंदर मैंने, और मैं समझता था कि ये जहाज, क्योंकि बोइंग कंपनी ने ये जहाज, जो आपको पता होगा पहले बोइंग 747 था, जिसको जो कि जंबो जेट के नाम से काफ़ी प्रचलित था वो, और उसका ये रिप्लेसमेंट था। बोइंग कंपनी काफ़ी समय से 2004 से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और फाइनली 2007 में उन्होंने इसका मैन्युफैक्चर शुरू किया था। तो और ये जो अन्य विमान जो हैं, जो हमारे एयरबस 320 या बोइंग 737 जहाज हैं, जो कि अलग अलग एयरलाइंस यूज कर रही हैं, तो उसमें ये है कि वो सभी ज़्यादातर 35,000, 36,000, 37,000 तक जाते हैं। यह विमान क्योंकि एक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, ये अलॉय से बना हुआ है, ये उसकी वजह टाइटेनियम भी इसमें यूज हुआ है। इसकी जो बॉडी है, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको एयर फ्रेम, तो इसकी वजह से लाइट वेट था, फ्यूल इफिशिएंट था। ये 44,000 तक ये ऊपर ऊंचाई तक जाने की क्षमता रखता था ये। तो इसलिए इसके साथ में ऐसा हो जाना, तो पहली बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 787 के साथ में ऐसा हुआ होगा। पहला विचार मेरा ये गया कि कोई ATR या कोई छोटा विमान है जिसके साथ में ऐसा हुआ। बाद में मुझे पता लगा कि ये बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर है। सर, जब ऐसी स्थिति होती है, आपने लंबे समय ट्रेनिंग दी है रायबरेली में इंस्टीट्यूट में, तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो पायलट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? पायलट जो है, अगर हम इस पर्टिकुलर केस में बात करें, जितने भी पायलट हैं जो कि एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं या जनरल एविएशन में फ्लाई कर रहे हैं, ये टैक्सी उड़ा रहे हैं, सभी जो हैं वो जब कमांडर बनते हैं, कैप्टन बनते हैं, तो वो सब पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होते हैं। और इस तरह की जो इमरजेंसीज होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टेक ऑफ जिस टाइम जहाज कर रहा होता है रनवे पे, एक स्पीड होती है जिसको हम लोग V1 स्पीड बोलते हैं, जो कि डिसीजन स्पीड के नाम से जानी जाती है। अगर उस स्पीड तक कोई भी इमरजेंसी आती है, जहाज में आग लग जाना, कैबिन के अंदर धुआं हो जाना या इंजन फेलियर हो जाना, उन सभी परिस्थितियों के अंदर पायलट को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है और हर 6 में उनका V1, तो वो जहाज को रनवे पे ही उसको रोकने के प्रयास करता है। और इस स्पीड के निकल जाने के बाद में पायलट के पास में जहाज को टेक ऑफ करने नहीं रह जाता है। तो इसके लिए पायलट सब चेकलिस्ट होती है, इमरजेंसी चेकलिस्ट जहाज में, विमान में उपलब्ध होती है, बनाई भी होती है। तो ये तो कहना कि वो शुरू से, इवन जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उसी दौरान जो ट्रेनिंग है उनको भली बातें दी जाती है। 2 दिनों बाद घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। आज कुछ मीडिया संस्थानों पे या कह दें कि कुछ चैनलों पे ये खबर देखी गई कि इसको कितना मानते हैं, क्योंकि पायलट पक्का एक्सपीरियंस्ड होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि ये जो पायलट थे वो एशिया के सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग एकेडमी, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, और वहां पर कोई भी पायलट अगर ट्रेंड है तो मैं समझता हूं कि वो अन्य पायलटों से पूर्वक जहाजों को उड़ाने के लिए सक्षम है। देखेंगे जो विजुअल हमें देखने को मिल रहा है
जो अंडर और जो उसके फ्लैप्स हैं वो नीचे की ओर नहीं है। वो इनमें ये होता है कि हालांकि बोइंग जो है 787 उसका ये कहना है कि वो बिना फ्लैप्स को अप्लाई किए हुए, मतलब बिना फ्लैप्स को लोअर किए हुए जहाज को टेक ऑफ करने के लिए वो उसके टाइप सर्टिफिकेशन में अलाउ नहीं करता है, वो परमिट नहीं है। वो इसके अंदर वो जहाज साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो उसके जो विंग्स थे, विंग्स में जो फ्लैप्स हैं वो डाउन नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, अंडर कैच डाउन थे। तो जो आपका जो सवाल है उसमें लोगों ने इसलिए कहा ये कि साहब पायलट जो है, संभवतः ये हुआ होगा कि कमांडर ने एक 50 फीट के ऊपर जो सिक्योरिटी ऑल्टीट्यूड होता है वहां कमांडर ने कहा होगा कि सिक्योरिटी ऑल्टीट्यूड, और को पायलट जो पायलट मॉनिटरिंग होता है उसने जो अंडर कैरिज है पहियों को ऊपर लेने के बजाय उसने फ्लैप्स को ऊपर ले लिया होगा। ये पायलट की त्रुटि के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं, इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो पायलट टेक ऑफ किया है कुछ सेकंड्स के अंदर उसके सामने मौत है, उसको पायलट के अंदर उसको कॉकपिट में सारे इंडिकेशन दिख चुके हैं कि कोई मेल फंक्शन हो चुका है, इंजन थ्रस्ट या तो दे रहा नहीं है, उसकी वजह कोई भी रह सकती है, इंजन फेल हो गया फ्यूल सप्लाई की वजह से या कोई बड़ी तकनीकी खामी की वजह से, और वो जब उसके सामने मौत दिख रही है उस वक्त वो पायलट मेडे कॉल दे रहा है, अर्जेंसी कॉल दे रहा है, और मेडे कॉल दे रहा है और उसके साथ ये भी बोल रहा है कि वी हैव ए पावर लॉस, या कई जगह बोला गया है कि हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, थ्रस्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स जहाज के अंदर पावर नहीं था, और ये जहाज जो है इतना पावरफुल है, इंजन इसके अंदर जो लगे हुए हैं, जी के भी नेक्स्ट जेन इंजन हैं इसके अंदर, दूसरी जहाजों के अंदर सेम तरह के जहाजों में जो है रोल्स रॉय के 1000 इंजन लगे हुए हैं। तो और पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 1189 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इस तरह का कोई पायलट और जिसके पास में 8800 आवर्स का एक्सपीरियंस हो वो ऐसी बड़ी ब्लंडर करेगा। वो सर, जब ये कॉल दिया गया, मेडे कॉल जिसको कहते हैं, उसके बाद क्या परिस्थिति रहती है कैबिन में और कितना टाइम मिला होगा उन लोगों को? देखिए, उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि टेक ऑफ के जस्ट बाद में ये मेरे हिसाब से ये सब कुछ सेकंड्स का खेल था, और मेरे हिसाब से ये 45 सेकंड्स हो सकता है, 50 सेकंड्स हो सकता है, क्योंकि जो मेडे कॉल दिया उसने एयरबॉर्न के संभवतः 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स के अंदर उसने मेडे कॉल दे दिया, क्योंकि जैसे ही उसने एयरबॉर्न किया, जैसे ही जहाज को टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते ही वो तो अभी जैसे जांच का विषय है, जब ब्लैक बॉक्स ऑलरेडी बरामद हो चुका है, जांच एजेंसियां बता पाएगी कि उसके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट और को पायलट के मध्य में क्या बात हुई है, और जो उसका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको वो जो क्रू ने जो आपस में बात की है उससे कोरिलेट करेंगे, उसके आधार पे कुछ कह पाएंगे कि उनको जस्ट एयरबोर्न होने के बाद में क्या ऐसा इंडिकेशन मिला, क्या वार्निंग मिली, और जिससे कि उनको मेडे कॉल देना पड़ा। और जहां पर मेडे कॉल के साथ में वो बोल रहे हैं कि पावर लॉस, या वो बोल रहे हैं कि थ्रस्ट लॉस हुआ है हमें, वी आर नॉट गेटिंग थ्रस्ट, दैट मीन्स वो अब जहाज जो है वो क्लाइम नहीं करेगा, जहाज को और ऑपरेट करना असंभव है। तो ऐसी स्थिति में मैं इन पायलट की मैं मानूंगा कि उन्होंने बहुत संयम रखा, बहुत काम रहे, और एक बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने बिना पैनिक हुए हुए, अगर आप देखेंगे तो वो सीधा गया है, बाकायदा जो लैंडिंग करते हैं। अब दुर्भाग्यवश वहां पर जो था रिहायशी इलाका था और बिल्डिंग्स थी वहां पर, अगर वहां पर खाली मैदान होता तो मैं समझता हूं कि इतनी जान माल की हानि नहीं होती। दूसरा, जान माल की हानि का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि लगभग 1,36,000 लीटर्स फ्यूल था उसके अंदर, क्योंकि ये फ्लाइट जो थी अहमदाबाद से लंदन जा रही थी।
तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इसके अंदर उसको बहुत कम समय मिला और उन्होंने जो करना चाहिए था उन्हें। अदरवाइज आपको बताता हूं कि दूसरी परिस्थितियों में अगर वो पैनिक हो जाते तो जहाज जो है वो नोज के बल भी आ सकता था। वो जहाज ये भी हो सकता था कि वो इतना ज्यादा वो पैनिक कर लेते कि जहाज के नोज को वो पुल अप कर लेते और जहाज स्टॉल हो जाता। आखिरी सवाल सर मेरा, ये ब्लैक बॉक्स हमने केवल सुना है कि ब्लैक बॉक्स सामने आएगा तो सच्चाई सामने आएगी और कुछ जिम्मेदारी तय होगी, तो आपको लगता है क्या कि ब्लैक बॉक्स की सच्चाई सामने आती है और किसी की जिम्मेदारी तय होगी इस मामले में? मेरा ऐसा मानना है कि जो भी एयरक्राफ्ट के जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी भी दुर्घटना की जांच जो होती है, पहले के जमाने में जो यहाँ पर अपने देश के अंदर डीजीसी एक नियामक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्हीं का एक डिपार्टमेंट है फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टरेट, वही इस तरह की दुर्घटनाओं की जांच किया करती थी। लेकिन अभी कुछ समय से एआईबी का गठन किया गया है, जो कि सीधे तौर पर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके अधीन होता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो वो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक निष्पक्ष जांच करे और किसी भी दुर्घटना के लिए 3-4 पहलू होते हैं। मौसम संबंधी जानकारी ली जाती है, ह्यूमन एरर में पायलट की गलती को देखा जाता है, तकनीकी तौर पे कोई खामी नहीं थी उसके बारे में देखा जाता है, और एटीसी के द्वारा कोई गलत डायरेक्शन तो नहीं दी गए, और लास्ट के अंदर सैबोटेज जिसकी भी चर्चाएं चल रही है, तो उसके अंदर अलग तरह की जांच एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो सैबोटेज के बारे में भी जांच करते हैं वो लोग। और ये जो ब्लैक बॉक्स है, मैंने जैसे कि बताया कि ये जहाज की टेल में होता है, ये जो कि सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती है, और लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। पानी के अंदर 6 किलोमीटर नीचे भी अगर ये ब्लैक बॉक्स होगा 30 दिन तक वो रह सकता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर कॉकपिट में जितनी भी बात होती है लास्ट 25 घंटे की, वो सब कुछ उस ब्लैक बॉक्स में मौजूद रहती है। दूसरा, इंजन के जो हजारों पैरामीटर्स हैं, इंजन पैरामीटर्स, उसके विभिन्न कंट्रोल्स के पैरामीटर्स, फ्यूल क्या सप्लाई हो रहा था, पायलट क्या कमांड दे रहा था कंट्रोल्स को, वो सब कुछ रिकॉर्ड जो है उसमें होगा। इसलिए जांच एजेंसियों के लिए ब्लैक बॉक्स का उसकी पूरी तरह से उससे जानकारी प्राप्त करना, उसको कोरिलेट करना बहुत आवश्यक होता है। और ये जो आपका सवाल जो था कि ये पब्लिक के सामने नहीं आता, लेकिन सारी जांच जो होती है बेसिकली इस ब्लैक बॉक्स पे ही इसकी धुरी जो है, वो ब्लैक बॉक्स पे काफी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अभी जो न्यूज में भी, या जो यूएस गवर्नमेंट भी इस पे डाल रही है कि ब्लैक बॉक्स हमें दिया जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी। ब्लैक बॉक्स, क्योंकि हमारी खुद की एक स्वतंत्र एजेंसी है, ब्लैक बॉक्स की पूरी निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि इससे आपको काफी चीजें स्पष्ट तौर पे सामने आ जाएगी। वो कुछ दिन की बात है। शुक्रिया कैप्टन केसरी सिंह जी, जिन्होंने डिटेल में दर्शकों को ये बताया कि किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, और उन परिस्थितियों में भी जो दोनों पायलट थे उन्होंने अपनी पूरी सूझबूझ का उपयोग किया। लेकिन ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य था कि वहां खाली मैदान नहीं था, तो कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये बड़ा हादसा हुआ। सहयोगी दिनेश के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर से।